A person holds a bag of groceries while standing still, talking to a friend. A car is stationary with its engine running. From the standpoint of work, how are these two situations similar? तो पहले सेंटेंस में वो कह रहा है कि एक शख्स है, उसने ग्रॉसरी बैग उठाया हुआ है और वो अपने दोस्त से बातें कर रहा है, ठीक हो गया। और सेकंड में वो कह रहा है कि एक कार है, वो अपनी जगह पे साकिन है, स्टेशनरी है, लेकिन इसका इंजन जो है वो रन कर रहा है। तो अब इन दोनों सूरतों में हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो है दोनों केसेस में। तो अब ये जो सिमिलर सिचुएशन है, जो जिसकी क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, वो ये है कि दोनों डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहे। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तो उस सूरत में हम इस तरह से कुछ लिखेंगे कि एज द पर्सन एंड द कार बोथ आर एट रेस्ट सो द डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। वर्क डन जो है वो हमारे लिए क्या होता है, वर्क डन इक्वल एफ डी कॉस थीटा। अब चूंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है बोथ केसेस में, तो अब डी ज़ीरो हो जाएगा। फोर्स चाहे जितनी भी लगा लें, अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स ज़ीरो के साथ जब भी मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास जो अल्टीमेट प्रोडक्ट आएगा वर्क डन, वो हमारे पास ज़ीरो होगा। सो द वर्क डन बिकम ज़ीरो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 4.2। कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जूल्स इन लिफ्टिंग a mass of 10 kg at a steady velocity through a vertical height of 10 मीटर। तो हमारे पास ये फिगर है। अब ये फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ से ये अबव जो है ये क्या कर रही है, मूव कर रही है वर्टिकली हाइट इसकी, यानी कि यहाँ सरफेस ऑफ द अर्थ से यहाँ तक ये 10 मीटर है और इसका मैस कितना है, 10 केजी है। तो हमने वर्क डन मालूम करना है। अब ये जो वर्क डन होगा ये होगा इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ से मूव करेगा ऊपर की तरफ, तो हाइट में क्या हो जाता जाएगा, इजाफा होता जाएगा। जब इंक्रीमेंट इन हाइट होगी तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एम जी एच के इक्वल है। एच जो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो मैग्नीट्यूड पोटेंशियल एनर्जी का उस लिहाज से इंक्रीज़ होता जाएगा। अब यहाँ पे जो मैस है वो 10 kg है, हाइट 10 मीटर है, वर्क डन हमने मालूम करना है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इक्वल होती है एम जी एच के। तो एम जी एच को पोटेंशियल एनर्जी को हम वर्क के इक्वल रख लेंगे कि वर्क डन कितना हुआ है। तो अब सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हम लिखेंगे मैस की, उसके बाद ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट की। तो हमारे पास जो आंसर आता है 980 जूल्स। अब इसको हमने क्या लिखना है, ये किलो जूल्स में लिखना है। जब किलो जूल्स में लिखना है उसके लिए हमारे पास ये है कि हम 1000 के साथ इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 980 को। तो ये जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो जूल था ये किलो जूल में आ जाएगा। तो एक्चुअली हमारे पास जो वर्क डन है किलो जूल में वो कितना है, 0.980। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.3। अ फोर्स एफ एक्ट्स थ्रू अ डिस्टेंस एल, द फोर्स इज देन इंक्रीज टू 3f एंड देन एक्ट्स थ्रू अ फर्दर डिस्टेंस ऑफ 2l। इसको हम फिगर से देखते हैं। हमारे पास ये फिगर है, तो फोर्स जो है यहाँ से यहाँ फोर्स यहाँ एल एल तक जब फासला तय किया तो फोर्स कितनी लगी है, एफ तक लगी है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, द फोर्स इज़ देन इंक्रीज टू 3f, और यहाँ से फोर्स जो है वो इंक्रीज़ कर गई है 3f तक, यहाँ तक इंक्रीज़ कर गई है। एंड देन एक्ट्स थ्रू अ फर्दर डिस्टेंस ऑफ 2l। उसके बाद इसने 3f से फर्दर डिस्टेंस ट्रेवल किया 2l तक। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एरिया है, इस एरिया का हमने टोटल वर्क डन जो है वो फाइंड करना है। तो वर्क डायग्राम हमारे पास ये आ गई है। अब हम लिखेंगे एज एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द बॉडी। जितना भी ये एरिया हमारे पास अंडर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में आया है ये वर्क डन के इक्वल है। और वर्क डन हमारे पास यहाँ पे हमें पता है एफ डी होता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसको हमने एल से शो किया हुआ है। तो फर्स्ट हमारे पास जो फोर्स लगी थी
वो एफ तक थी और डिस्प्लेसमेंट एल थी, तो ये आ गया। मज़ीद उसमें एडिशन जो हम ऐड करेंगे वो क्या है, फोर्स फर्दर इंक्रीज हुई 3F तक, और फर्दर जो डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीमेंट हुआ वो कितना हुआ 2L। तो अब ये हमने फोर्स और एल का जो है वो रिलेशन बना के इन दोनों को ऐड कर लिया, FL + 6FL, और जब ऐड किया तो हमारे पास जो टोटल वर्क डन है वो कितना आया 7FL। उसके बाद क्वेश्चन 4.4, इन विच केस इज मोर वर्क डन। हमारे पास दो केसेस हैं, किस केस में हमारे पास जो है वो ज़्यादा वर्क डन हुआ है। व्हेन अ बैग 50 kg ऑफ बुक्स इज़ लिफ्टेड थ्रू 50 सेंटीमीटर, एक बैग को हमने 50 सेंटीमीटर जो है वो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ उठा के यहाँ तक ले गए हैं 50 सेंटीमीटर। और एक और केस है, व्हेन अ 50 kg क्रेट इज़ पुश थ्रू 2 मीटर अक्रॉस द फ्लोर विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। और एक क्रेट है उसको हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं 50 न्यूटन की और इधर डिस्प्लेस करवा रहे हैं। तो बताएं कि वर्क डन कहाँ पे ज़्यादा होगा। तो पहला केस हमारे पास देखते हैं क्या है। मैस हमारे पास 50 kg है, हाइट कितनी है जी 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये यहाँ से यहाँ तक जो बैग उठाया है वो 50 सेंटीमीटर है। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 100 के साथ डिवाइड करेंगे 0.5 मीटर आ गया। वर्क डन हमें फाइंड करना है। वर्क डन यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हाइट है इसका जिक्र आ गया है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू दिस पॉइंट। सो mgh, m की जगह 50 आ जाएगा, g 9.8 और हाइट कितनी थी 0.5, मल्टीप्लाई किया तो 245 जूल आ गया हमारे पास। अब केस 2 में हमारे पास देखते हैं, यहाँ पे हाइट का कोई जिक्र नहीं है। जब हाइट का जिक्र नहीं है तो हम पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, बल्कि सिंपली अब देखें दोनों केसेस में फोर्स जो है वो कितनी थी 50 न्यूटन लग रही। केस 1 में भी 50 न्यूटन थी, केस 2 में 50 न्यूटन है। लेकिन केस 2 में क्या है कि वो हाइट नहीं है। जब हाइट नहीं होगी तो हम सिंपली फार्मूला पुट करेंगे W = FD वाला। तो फोर्स हमारे पास यहाँ पे कितनी है, ये 50 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई जी 2 मीटर, और जस्ट हमने ये दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और फोर्स को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 100 जूल आ गया। तो किस केस में हमारे पास ज़्यादा वर्क डन हुआ है, हमारे पास केस 1 में ज़्यादा वर्क डन हुआ है। 4.5, एन ऑब्जेक्ट हैज़ 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है उसके पास 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन। तो एक्चुअली इसको हम एलेबोरेट कैसे करेंगे, एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो जब भी हम कहते हैं कि किसी भी बॉडी के पास, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है वो उसके पास 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, अब वो कोई ना कोई वर्क कर रहा है। जब वर्क करेगा तो हम कहेंगे कि द बॉडी हैज़ कैपेसिटी टू डू अ वर्क ऑफ 1 जूल। तो इस 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि अगर ये आदमी, इसकी सलाहियत ये है कि ये इसमें 1 जूल अगर जो है वो काम करने की सलाहियत है, 1 जूल काम करने की सलाहियत है, तो इसको कहेंगे हम 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ठीक हो गया। सेकंड केस में हमारे पास ये था कि इसको हम दूसरे मानों में इस तरह से लेंगे, द ऑब्जेक्ट विद 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज़ इन द ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड। कि अगर एक ऑब्जेक्ट है 1 जूल उसकी पोटेंशियल एनर्जी और वो ग्रेविटेशनल फील्ड में है, ठीक है, यानी कि ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है या ग्रेविटेशनल फील्ड जो है अर्थ की उसके अंदर है वो, एंड वर्क इज स्टोर्ड इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड। और जितना भी वर्क डन हो रहा है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड के अगेंस्ट हो रहा है। तो वो हमारे पास क्या होगा, वर्क स्टोर होगा। उसको हम कहेंगे वो वर्क किस फॉर्म में स्टोर होगा, 1 जूल में ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको अगर हम हाइट पे लेके जाते हैं, जब हाइट में लेके जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh। तो जो जो हाइट बढ़ेगी उस लिहाज से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी।